चलो लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 2 है। तो वर्क पावर एनर्जी में से सबसे पहले हम लोगों ने वर्क वाला पार्ट शुरू किया, उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में हमारा एम क्या है? हमने पिछली क्लास में वर्क डन समझ लिया था कि वर्क डन क्या होता है। कोई कांस्टेंट फोर्स अगर हमें गिवन हो तो उसके लिए हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर मल्टीपल फोर्सेस भी किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो तो उसके लिए भी आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी हम लोगों को पता है। अब उसके ही थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है मल्टीपल फोर्सेस के केस में तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, इंटीग्रेशन करके, डिफरेंशिएशन करके। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, ये सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास का। अब हमने देखा था कि वर्क का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन इन फिजिक्स? हमने बोला था कि अगर हमारी कोई फोर्स एक्ट कर रही हो और इस फोर्स की वजह से आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस फोर्स की वजह से आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा। तो हम वर्क डन की वैल्यू कैसे लिखते हैं बेटा? एफ एस कॉस थीटा, राइट? सो वी रोट डाउन द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज एफ डॉट एस। यही किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने, राइट? फिर हम लोगों ने ये भी चीज देखी थी बेटा कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, इस बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3 लग रही है, मैम जिसकी। हम गुड हाँ बेटा, इवनिंग। गुड इवनिंग मैम मैं कुछ बच्चा। बोल रही थी। हाँ बेटा। मैम मेरा समय पहले ही बुरा चल रहा है। मैम प्लीज आप एक बार क्लास के एंड में जो कल टेस्ट हुआ था मंडे को, हम्म। तो उसका एक बार मतलब कुछ क्वेश्चनों का मतलब सोल्यूशन बता दोगे? बेटा देखो मैं वो बता दूंगी एक बार ना, उसके पहले मैं आप लोगों के लिए जो ग्रुप है उसके ऊपर आपके टेस्ट के सॉल्यूशंस भेज भी दूंगी। इस बार वाला टेस्ट आपका इजी था, ठीक है? तो मैम एक मैं बार मैं क्वेश्चन आपके था। ग्रुप। हाँ बेटा। मैम रिवीजन लेक्चर में अपलोड नहीं होता क्या बिटली लिंक पे? फिर से बताओ। मैम रिवीजन लेक्चर अपलोड नहीं होता मैम बिटली लिंक पे? होता है, उसकी मैंने डाल रखी है वीडियो, अभी वो आने वाली होगी। रिवीजन लेक्चर भी मैंने मैम अपलोड कर वीडियो दिया था मतलब पीडीएफ इवनिंग में। मैम, उसका पीडीएफ। पीडीएफ भी अपलोडेड है, एक बार चेक करो। नहीं मैम होता। मैंने जब टेस्ट दिया था मैम उसके पास आया हाँ। नहीं था। तो मैम मैम अच्छा मैंने एक ना बार चेक कर। मैम नहीं मैंने आता। मैम अपलोड। मैंने आज हाँ मैंने मैम अपलोड तो कर रखा है उसको, देखो। मैम मैंने रिविजन क्लास स्कूल में लेक्चर, ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का अपलोड कर रखा है 15 तारीख वाला। तो मैंने डेट गलत डाल रखी है उसमें, 15/7 का है वो। 13 तारीख से डाल रखा है ना। हाँ मैंने डेट गलत डाल रखी है उसमें, एक बार देखो अपलोडेड है। हाँ, नहीं मैंने ओके मैम। लॉगिन किया था ना स्कूल हाँ। से गलती हाँ। से, तो हाँ नोट्स चेक किए तो सेम थे मेरे, तो हाँ वो अच्छा मैं मैंने एक बार ना सोचा। तुम्हारा एक काम करती हूँ, हाथ की हाथ तुम लोगों का जो टेस्ट और उसका पेपर है वो एक बार हमारा जो डाउट ग्रुप है उस पर भेज रही हूँ। हाँ प्लीज ठीक है, प्लीज। उसके बाद तुम्हारा जो ऑफिशियल वाला है वो भी खैर आ जाएगा, बट मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो, लेट मी ट्राई टू सेंड दैट, ताकि तुम लोग अभी ही देख पाओ ना उस चीज को, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हाँ हम्म। प्लीज हाँ मैम बेटा। फिजिक्स का सोल्यूशन बता दो हाँ। मैम, मैं फेल हो जाऊंगा वरना पहले ही फेल थोड़ा क्यों हो जाओगे? समय बुरा चल रहा है काफी। ऐसे नहीं सोचते। मेरे साथ एक हफ्ता रहो, आपको पता लगेगा मेरी सोच कितनी नेगेटिव है। नेगेटिव जितना वो होता है ना, वो बुक्स नहीं पढ़ते तुम? भाई मैनिफेस्टेशन वगैरह वाली बुक्स आ रही हैं आजकल, जो मैम सोचते बड़ी हो भाई वही मेरी होता है। भाई बता रहा है मेरे पे मेरा। अरे यार तुम तो अभी ऐसे 11th क्लास के हो, तुम्हारा कहाँ से समय बेकार चल रहा है? अच्छा हम कब 11 था? क्लास का भी तो बेकार चल रहा है। नहीं मतलब मैं तो तुम्हारा बोलूंगी, अभी तुम्हारा फिर भी ठीक चल रहा है। 12th क्लास वाले बच्चे फिर भी थोड़ा स्ट्रेस में रहे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तुम्हारा तो अभी 2 साल है। मैम 2 साल ही तो है सिर्फ, क्या हो। भाई मैम सब अगर हो कुछ जाएगा। अगर 2 ही साल ही तो है, अगर तीसरा छूट गया तो फिर। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, अच्छा खासा तुम लोग अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में अच्छे हो, हमारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहे हैं। क्या टेंशन है? देखो मैंने अभी भेज दिया है तुम्हारे ग्रुप पे, जो डाउट वाला ग्रुप है ना उस पर भेजा है मैंने अभी। हाँ मैम। तो तुम्हारा मैम आ सेम गया एज इट मैम। इज यही पेपर आया था, एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लेना। इसके अंदर जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर कोई डाउट है तो फिर एक बार हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पता नहीं। ठीक है, डाउट आएगा नहीं। मैंने मतलब पेपर देखा था तो मुझे पेपर मुश्किल भी नहीं लगा था ये वाला, तो पेपर वो नॉर्मल आई फेल्ट।
मतलब काफी चीजें तो कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह की हमने क्लास में डायरेक्टली डिस्कस कर रखी है इसमें, यस मैम, है ना। चलो यस मैम। अब आ जाओ पर तब भी हमने। इस समय बुरा ही चल रहा है। अरे समय बुरा नहीं चलता है, कुछ नहीं होता, कभी कभी पेपर अच्छे होते हैं, कभी कभी नहीं होते इतने अच्छे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें ट्राई करना है कि हम अपने पेपर्स अच्छे ही रखें और अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है, अगर अभी ये वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो देखो कि क्यों अच्छा नहीं हुआ, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं था, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो नेक्स्ट वाला पेपर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके बाद तुम्हारे शायद बैचेस भी थोड़े रीशफल होंगे। कैटलिस्ट वाले जो बच्चे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम अल्फा और फोटोन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फोटोन और अल्फा वाले बच्चे भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोन वाले बच्चों को अल्फा में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो तुम्हें भी अपना अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इस टेस्ट के अंदर, अपना अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट देना है ताकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहे। ठीक है, चलो अब हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि अगर किसी ब्लॉक पे मल्टीपल फोर्सेस काम कर रही हैं जिसकी वजह से कोई नेट डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो इस केस में जब आप वर्क डन निकालोगे तो यहाँ पर आप सारी की सारी नेट फोर्सेस को कंसिडर करते हो। मतलब सारी की सारी जो आपकी नेट फोर्सेस है उसको कंसिडर करोगे, नेट फोर्स निकाल लोगे ब्लॉक पे कितनी लग रही है और उसको डॉट प्रोडक्ट ले लोगे विद डिस्प्लेसमेंट एंड यू विल गेट योर आंसर। दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास गाइस। यस मैम। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अपन लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला पार्ट थोड़ा रह गया था, तो वो मैं एक बार रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ। अब वर्क डन के केस में अगर आप यूनिट लिखते हो तो यूनिट क्या होती है वर्क डन की? जूल्स। क्या बोली? जूल होती है, वेरी गुड। एसआई यूनिट होती है हमारी वर्क डन की जूल। एसआई यूनिट हमारी होती है जूल के बराबर। एसआई यूनिट होती है हमारी जूल के बराबर। तो ये जो जूल होती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूल? सो डेफिनेशन कैसे लिखते हो? फॉर्मूला से लिख लो डेफिनेशन। 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done when force of 1 Newton produces displacement of 1 meter। सही है ना? यस मैम, सही है मैम। Produces। अच्छा, जो आप कह रहे थे हम्म बैच रीशफलिंग का, हम्म तो मैम उसमें कितना परसेंटाइल रखना पड़ेगा? मतलब पुराने टेस्टों को भी देखा जाएगा या उसी को देखा जाएगा सिर्फ? ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस टेस्ट को ही देखा जाएगा मेजरली, जो ये वाला टेस्ट रहेगा। बट हाँ, मैम, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस रखनी है इस वाले टेस्ट में। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ हफ्तों का ही, मैं इस कुछ दिनों का इस ग्रुप में भी मैं मानूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचते बच्चों, तो ऐसे बड़ा ये क्या है, पॉजिटिव रहो यार, थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही होता है फिर। सीजीएस यूनिट क्या होती है अब वर्क डन की, ये बताओ। अभी हर तुम्हारी क्लास के बाद थोड़ी करते हैं काउंसलिंग आज, ठीक है, 2-4 मिनट थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग करेंगे, थोड़ी मोटिवेशन लेना सब बच्चे। वेरी गुड। सीजीएस यूनिट होती है वर्क डन की अर्ग्स। अब अर्ग जो होती है तुम्हारी, अर्ग इज बेसिकली व्हाट? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी भी सेम डेफिनेशन आ जाएगी दैट 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स ऑफ 1 डाइन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसको लिंक करना है जूल से तो वो भी आप रिलेशनशिप देख सकते हो दैट 1 जूल is actually equal to 10 raised to the power 7 ergs। 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 erg, क्योंकि आपका 1 न्यूटन जो होता है that is 10 raised to the power 5 times, और आपका मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का रिलेशन होता है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। फाइनली अगर डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन क्या होंगी वर्क डन की? डायमेंशन बताओ। चैप्टर है ये, डायमेंशन एनालिसिस। सबसे बढ़िया चैप्टर लगता है मेरे को, सबसे इजी। मेरे को फोर्स की कसम से डायमेंशन ना, क्या होती है? एम मेरे को एल ना प्रोजेक्ट आसान लगता है सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, पता नहीं। MLT -2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो वर्क की डायमेंशन कितनी आ जाएंगी तुम्हारी? ML2 T⁻²। यही आई थी ना पहले भी जब हमने निकाली थी। हम हाँ निकाली थी मैम, कब निकाली थी ये नहीं पता। और याद है ना बच्चों को? आज जैसे लॉस्ट लॉस्ट क्यों है सब बच्चे? कहाँ है सब बच्चे? कहाँ खोए हुए हो? नहीं सर मैम, हाँ यही आई थी। यही आई थी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो सिंपल वाला टॉपिक से स्टार्ट किया है, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग खोलते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कैसे करोगे? फ्रिक्शन वगैरह वाला क्वेश्चन है। इसमें वर्क डन बताना है क्या? यस वाओ यस ग्रेट। यस, वर्क डन बताना है आपको। एक ब्लॉक दिया हुआ है मास m का, आपको बता रखा है किस तरीके से फोर्स से उसको खींचा जा रहा है। आपको बोला है कि ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हिंट यही है कि एक्सेलरेशन 0 है इस केस में। हिंट यही है इस केस के अंदर कि एक्सेलरेशन 0 है।
तो आपको बताना है कि वर्क डन कितनी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स। थोड़ा लंबा क्वेश्चन निकलेगा ही, तो आंसर अच्छे से निकालेंगे। चलो सबसे पहले सॉल्व करना अपन शुरू कर देते हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है, ब्लॉक मैम का 2 मिनट मास। दे दो, बस 2 मिनट चलो 2 मिनट ले लो, फिर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाए हैं वही सारी चीजों से आपका होएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। मैम। मैम आंसर है क्या? म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। अब कैसे निकाला, अभी जो स्टेप बताओ एक एक करके। मैंने मान लिया कि उस पे जो वर्टिकल डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एफ एन प्लस एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो मैं मतलब नॉर्मल प्लस एफ मतलब कंपोनेंट निकाल के इज इक्वल टू मैं एम जी कर दिया, तो मेरे को नॉर्मल की वैल्यू मिल गई हमारी। राइट। उसके बाद मैम मैंने एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं फ्रिक्शन कर दिया। तो हम्म सर मैम ये हो गया कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं म्यू एन, और हम्म मैंने एन की वैल्यू निकाली थी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हम्म तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और हम्म सर मैम वर्कडन का फॉर्मूला होता है क्या आपका एफ? हाँ, एफ डी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। हाँ। अब अभिजय ने थोड़ा सा ऐसे बताया, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपको एक ब्लॉक गिवन है जिसको थोड़े से इस फोर्स से खींच रहे हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह आपको सब गिवन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको बोला है कि आपका जो ब्लॉक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, जो नेट फोर्स लगेगी इस पे फाइनल केस में दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन जो है इसमें वो आपका 0 होएगा। मतलब ये जो ब्लॉक है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा। तो आप इसको इन इक्विलिब्रियम ट्रीट कर सकते हो अपनी फोर्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने का क्या मतलब है, हमें निकालना क्या है, एफ डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू अपन को पता है, थीटा की वैल्यू अपन को पता है, फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी फोर्सेस बनाओगे बेटा ब्लॉक पे, नीचे के डायरेक्शन में एमजी, और ऊपर की डायरेक्शन में ये बना देती हूँ नॉर्मल। ये जो एफ है इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। इज दिस ओके? राइट गाइस? यस मैम। ठीक है, और एडिशनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन भी तो आएगा। फ्रिक्शन भी तो आएगा मैम, तो पीछे के डायरेक्शन में मेरे पास फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू एन के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है इसमें सारी फोर्सेस को मैं बैलेंस आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा, मेरे पास सबसे पहली इक्वेशन बन जाएगी दैट एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एन, है ना। अगर मैं एक्स डायरेक्शन को बैलेंस करती हूँ और वाई डायरेक्शन को बैलेंस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एन। तो मेरे पास एन की क्या वैल्यू आ गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये वाली जो वैल्यू एन की है इसको मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। यही सारी चीजें यार फ्रिक्शन के केस में भी करी थी, कुछ मैं उल्टा पुल्टा नहीं कर रही यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये सब्सटीट्यूशन करके, एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? मैम मैं आपके साथ स्टार्टिंग से हूँ। अच्छा स्टार्टिंग से हो, यहाँ तक अब बाकी बच्चे हैं मेरे साथ। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को म्यू की वैल्यू पता है, एमजी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, खाली एफ मेरा एक अननोन है। तो मैं एफ को उस साइड पे ले जाकर एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, दैट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एम जी भी था ना यहाँ पे। तो अगर मैं नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय एफ था, माइनस क्या था,
म्यू एफ साइन थीटा था, मैं वही बोलूं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, म्यू एफ साइन थीटा है। तो अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं, मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ कॉमन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से बेटा मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई ना, यहाँ से मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब निकल जाएगा वर्क डन। अब हमारा वर्क डन का वैल्यू हमने लिखा था कितना होता है, एफ डी कॉस थीटा, डी आपको क्वेश्चन में गिवन है, थीटा क्वेश्चन में गिवन है, सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो फोर्स निकाल ही लिया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या बन जाएगा, म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो दिस विल बी योर वर्क डन। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसे स्टेप्स वगैरह ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हमने सारी चीजें करी है, हमने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई टू सॉल्व दिस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले से सिंपल है। हमें ब्लॉक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? मैम सबसे पहले हमें गिवन है क्वेश्चन कि 2 किलो का ब्लॉक है, उस हाँ। पर 6 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स लग रही है। हाँ, फोर्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है 40 न्यूटन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल भी 40 है, क्योंकि वो भी ऊपर ही लगता है। अच्छा, अ, नॉर्मल का यहाँ पे कुछ खास रूल है नहीं तुम्हारा, मैम पर वो परपेंडिकुलर है ना, एफबी उठ गया ना, उठ गया, तो नॉर्मल का कुछ खास रूल है नहीं। मैम वो 2 मीटर की हाइट तक ऊपर गया है। हाँ, तो हमें बताना है वर्क डन कितना हुआ। तो मैम हमें वर्क डन तुम्हें दो केसेस में बताना है कि वर्क डन सबसे पहले अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना है। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, कॉस थीटा कहाँ से पता? कितना होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। 90 डिग्री होगा, कितना होगा बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। 1 होएगा ना। one। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना तुम्हारा ब्लॉक, तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा तो 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारी वैल्यू वर्क डन बिकॉज ऑफ जो फोर्स अप्लाइड है उसकी वजह से कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर की। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल कम आउट टू बी 80 न्यूटन्स। इज दिस ओके? एंड इफ आई डू द सेम एनालिसिस, अब हमें सेकंड क्या बोला है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ वेट कितना होगा, तो वर्क डन बिकॉज ऑफ mg अगर हम निकालेंगे, अब mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुई है, तो कितना हो जाएगा 20, मतलब mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय अगेन कॉस थीटा। अब इस केस में कॉस थीटा कितना होएगा, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, सो बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। सो नाउ इफ आई राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस, देन वर्क डन बिकॉज ऑफ mg विल कम आउट टू बी व्हाट, mg इज 20, -160। नहीं 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2, तो 20 इंटू 2 इज 40 ना, तो -40 तो आएगा। सही है, क्लियर है? हाँ बेटा, cos थीटा 180 डिग्री कैसा है मैम? cos थीटा 180 डिग्री कैसे आया, क्योंकि देखो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट तो इसकी ऊपर की साइड पे है ना, और जो तुम्हारा mg फोर्स है वो नीचे की साइड पे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो मतलब वो बताया ना कि मैम mg का से भी बताना है कि mg का कितना वर्क डन हो रहा है। हाँ, आपसे स्पेशली पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स वेट। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से अलग बताओगे, वेट की वजह से अलग बताओगे। ओके मैम, पर ठीक मैम है, ऊपर क्लियर वाला है? जो केस है, हम्म,
तो मैम उसमें तो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, अगर वो mg नीचे की तरफ अगर 20 तुम न्यूटन से खींच रहा है। नेट फोर्स से भी निकाल लोगे, अगर तुम नेट फोर्स से भी निकालोगे तो तुम्हारा आंसर यही आएगा। तुम्हारी ऊपर की डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रही है। नेट फोर्स 40 माइनस 20 न्यूटन लग रही है ना ऊपर की डायरेक्शन में। यस मैम। तो तुम्हारा तब भी तो वर्क डन 40 न्यूटन नहीं आएगा। यहाँ पर भी 80 माइनस 40 करोगे तो 40 न्यूटन ही तो आएगा आंसर। अच्छा मैम, ऐसे ओके समझ गया मैम। समझ गए? यहाँ पर हमने बस सारी की सारी फोर्सेस की वजह से अलग अलग कितना वर्क डन आ रहा है वो निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो पूछा है। ठीक है, अगर आपसे नेट ओके वर्क डन मैम। पूछते तो आप नेट वर्क डन सारी फोर्सेस का बैलेंस आउट करके 40 माइनस 20 करके 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आंसर निकाल लेते। क्लियर है? मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ। मैम ये वर्क डन की दोनों की यूनिट मैम न्यूटन आ क्यों सारी मैम? नहीं नहीं, जूल होती है, जूल। मैंने ऊपर न्यूटन गलत लिख दी, जूल होती है। ठीक है, हाँ बेटा। ओके मैम। और कोई डाउट किसी बच्चे को? नो मैम। मैम जेई में आसान लेवल के भी पूछता है वो क्वेश्चन, या फिर सारे? यार देखो, बस जेई के ना, मैं पहुंच बार के बार बाद। बच्चों को ना, अभी 12th वाले बच्चों को भी मैं जेई के कुछ क्वेश्चंस दिखा रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मैम ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। मैंने बोला अभी इसी साल के क्वेश्चंस आएंगे। होता क्या है, जेई के अंदर सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। जेई के अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें से वो कुछ क्वेश्चन आसान रखते हैं, कुछ एवरेज रखते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट रखते हैं। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं वो डिफिकल्ट इसलिए नहीं होते कि बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन है, वो खाली इसलिए होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को समझ नहीं आता कि करना क्या है। उसमें भी हो सकता है कैलकुलेशन तुम्हारी कुछ भी ना हो, बट क्वेश्चन समझ के पढ़ के बच्चों को एप्लीकेशन ही समझ नहीं आती। अब जेई में होता क्या है कि तुम्हारे 11th के 12th के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। हर चैप्टर से तुम्हारे क्या 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। बट जब इतने सारे चैप्टर बच्चों के अक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तो वैसे पेपर मुश्किल लगने लगते हैं। वो पेपर तुम्हारा इजी होगा तब भी तुम्हें मुश्किल लगेगा, क्योंकि 11-12 दोनों का कोर्स आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दूंगी अभी, ये सॉल्व करेंगे तुम्हें आसान लगेगा, ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आ जाए तो तुम्हें मुश्किल लगेगा। ये डिफरेंस होता है कि तुम्हारा सिलेबस वास्ट है, तुम्हारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन एग्जिस्ट। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारा ट्रिक वगैरह, मतलब थोड़ी सी एबिलिटी जज करने के लिए भी दे देते हैं, मैम तुम्हें समझ में आया दे देते हैं। हाँ बेटा। मैम मेजर टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे? बेटा मेजर टेस्ट में आई थिंक ये सेम ही सिलेबस रहेगा। आई थिंक 15 की जगह 20 क्वेश्चंस होंगे मैक्स टू मैक्स, बाकी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 15 क्वेश्चंस ही रहे। जैसा तुम्हारा पैटर्न आ रहा है, पैटर्न वही रहना चाहिए। मैम टाइम कितना है? हमारा ना शेड्यूल क्या मैम बिगड़ा पड़ा है। अब मेरा क्या शेड्यूल बिगड़ा तो पड़ा मैं है? मैनेज कैसे करूँ शेड्यूल को? स्केड्यूल क्यों बिगड़ा हुआ है? अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही थी, अभी तो तुम्हारा स्कूल जस्ट शुरू हुआ है, अभी कहाँ से स्केड्यूल बिगड़ गया? मैम मतलब 1-2 चीज में पार्टिसिपेट भी कर रखा है ना मैम, मैंने तो चलो कंपटीशन तुम्हारा के लिए भी स्कूल, जाना जैसे पड़ता आप ही है। बताओ बेटा, स्कूल का क्या स्केड्यूल रहता है आपका? मैम सुबह जाते हैं और 8 बजे आ कितने बजे जाते हैं, जाते हो? मतलब सॉरी 8 बजे नहीं, 2 बजे, 2:30 बजे सुबह घर आप आ जाता है मैम, जाते हो, 2:30 से 3। ठीक है, 2-2:30 बजे आप घर आ जाते हो। उसके बाद आपके कुछ कमिटमेंट है? यस मैम। उसके बाद आपकी कुछ कमिटमेंट है? जैसे यहाँ की जो क्लास होती है वो 7 बजे होती है, 2:30 से 7 के बीच में कुछ यस मैम। कमिटमेंट है? यस मैम, 2:30 से 7 के बीच में मैम। और जैसे मैम मैंने बताया आपको, मैम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो मैम उसके लिए वो वर्क करना उससे, और फिर वो अपने मेंबर 5-3 मेंबर के साथ उसके बारे में डिस्कस करना, और बाकी सारी चीज़ मैम 2 तो घंटे चलो तो वो निकल तो जाते आपकी हैं ये कुछ सारे। टेम्पररी चीज है ना, यस मैम। वो तो आपकी चलो मैम कंपटीशन तक टेम्पररी की है। चीज है, वो तो आपकी टेम्पररी चीज है। यस उसमें मैम। कितना डिस्कशन कर लेते होंगे? आधे 1 घंटे की डिस्कशन होती होगी। यस मैम, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है मैम। 1 से 1.5 घंटे की। चलो आप 2:30 बजे अपना घर पे आए, मैं तो ऐसा स्केड्यूल बनाऊंगी, अगर आपके आप अगर आप बच्चे हो तो मैं आपका स्केड्यूल अगर बनाऊं तो आप 2:30 बजे अपना घर पे आए, आधा पौना घंटा आपने अच्छे से अपना रिलैक्स किया, 3:30 बजे सपोज आप अपना सब कुछ रिलैक्स करके लंच वगैरह करके फ्रेशन अप होके थोड़ा खड़े हो रहे हो, 3:30 बजे अपनी ये कॉम्पिटिशन की डिस्कशन कर लो। यस मैम। ठीक है, उसका रीजन यही है कि वो कंपटीशन की डिस्कशन थोड़ी जल्दी निपटा लिया आपने। 3:30 से 4:30 तक आपने डिस्कशन करी, 5 बजे से फ्री हो जाओगे। यस मैम। 3:30 से 4:30 अगर आपने डिस्कशन कर ली, 5 बजे से आपने यहाँ की पढ़ाई शुरू करी, तो 5 से 7 फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब तक ये कंपटीशन वाली चीज है तब तक आपको पूरा कंटिन्यूस निकालना पड़ेगा टाइम। ये है, अगर आप दिन में 2-3 घंटे भी निकाल लोगे ना अपने एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, तो अच्छे रहेंगे वो 2-3 घंटे। बट निकालने तो आप लोगों को पड़ेंगे। आप ये सोचो कि नहीं, मैं अब थक गया स्कूल से आके, अब मुझे रिलैक्स चाहिए, बहुत पूरा दिन मुझे रिलैक्स करना है ना, तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि फिर क्लास में आओगे तो क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया।
मैम यही तो दिक्कत है, हम तो क्लास में हाँ पढ़ते हैं वो आ जाता है समझ में और मैम बाद में हाँ भूल जाते तो हैं उसके फिर बाद करके उसके बच जाता बाद है। वही तो मैं आपको बोलती हूँ कि क्लास के बाद में आपको होमवर्क करना है, क्लास के बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो एटलीस्ट क्लास के जो आपके नोट्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार फिर से सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जितनी भी बुक्स मिलती है उन सब बुक्स में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन टॉपिक से। अभी तक हमारे जितने चैप्टर्स खत्म हुए हैं वो देख लो, वो मेजर चंक है तुम्हारे सिलेबस का, तो उसमें तुम देख लो कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं और कितने मल्टीपल क्वेश्चन हैं भी बाकी सारी बुक्स के अंदर, तो तुम वही सॉल्व कर मैम लिया एक करो। और चीज पूछनी थी मैम आपसे। हाँ मैम बोलो मतलब बेटा। पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैम जैसे कि पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमैटिक्स, तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम अगर मैं रिवीजन करनी चाहूँ तो मैम मैं किस तरीके से रिवीजन करूँ बेटा देखो रिवीजन करनी है आपको तो मैं ताकि तो मैं ये मैथ्स और बोलूंगी। केमिस्ट्री को भी लेके चल हाँ पाऊँ ठीक है, एक साथ, मैथ्स और बिल्कुल सही बात है, केमिस्ट्री आपको सारे सब्जेक्ट्स ही लेके चलने हैं, खाली फिजिक्स पे फोकस नहीं करना, सारे सब्जेक्ट्स ही लेके चलने हैं आपको। मैं ये नहीं बोल रही कि 2-3 घंटे आपको टाइम मिल रहा है पूरे दिन का तो खाली फिजिक्स पढ़ो, नहीं, अपना मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स डिवाइड कर लो कि एक दिन मैं मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, एक दिन मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगी कि पुराने टॉपिक्स अगर किसी बच्चे को रिवाइज करने हैं तो आप लोग, तभी मैं बोलती हूँ अपने नोट्स बना के रखो, अगर अपने नोट्स बनाओगे तो अपने नोट्स से ही समझ में आता है। मेरे जो आपको जो मैं नोट्स दे रही हूँ ना, वो नोट्स आपको क्लास के बाद या फिर एक हफ्ते तक समझ में आएगा, उसके बाद आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी समझने के लिए, है ना। सब बच्चे ये चीज में अग्री करोगे, तो अब या तो फिर ये चीज करो कि अब सारी की सारी वीडियोस देखो फिर से, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसकी वीडियो देख लो, वरना जो नोट्स बना रखे हैं खुद के, या फिर जो मैंने क्लास नोट्स भेजे हैं, या फिर जो आपके पास अवंती के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके वहां पे बिटली लिंक में, या फिर जो अलग अलग सोर्सेस के नोट्स बने हैं, उससे अपने नोट्स बना लो, उससे आपकी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो है इसकी वीडियो देखने की जरूरत पड़ी है तो वीडियो देख लो, बट आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप लोग वो सारी क्लासेस पहले अटेंड कर चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस रिवाइज करना है तो खुद लिखकर उसको रिवाइज करो, सही है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बताओ। बच्चों ने अब तक इतनी देर से दिखा रखा है क्वेश्चन, कुछ सॉल्व किया? मैम पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं था। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने का बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। Two unequal masses of 1 kg and 2 kg are attached at two ends of a light and extensible string। आयरन वो बन गया ना आपका, क्या कहते हैं उसको, एटवुड मशीन बना दी इन्होंने। अब आपको बोला है कि सिस्टम जो है आपका रेस्ट है, उन्होंने रिलीज कर दिया। सो फाइंड द वर्क डन इन द स्ट्रिंग डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। तो कैसे होएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ विल वी डू दिस? मैम इसको इस तरीके से करेंगे मैम, जैसे हमने टेंशन निकाली थी तो मैम दोनों स्ट्रिंग्स पे मतलब टेंशन निकाल लेंगे तो मैम फोर्स आ जाएगा जो एक्ट कर रहा है, मैम इक्वेशन बना लेंगे, राइट मैम उससे एक्सेलरेशन आ जाएगी, मैम एक्सेलरेशन आ जाएगी, हमें टाइम दे ही रखा है राइट, तो मैम उसकी वजह से डिस्टेंस आ जाएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस निकालोगे, कवर कर रहा है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट सही कितनी बोला कवर कर आपने, रहा है। बिल्कुल मैम सही इसका कॉन्सेप्ट बोला। आंसर 200/9 जूल और -200/9 जूल है। हाँ बिल्कुल सही बोला, यही आ रहा है इसका आंसर भी। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो, आंसर भी सही बताया अभिजय ने, जो थैंक यू तरीका बताया है बिल्कुल सही बताया। अप्रोच यही है कि भाई आपसे बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स, तो बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग कौन सी फोर्स की वजह से काम करेगा, टेंशन की वजह से, तो आपको सबसे पहले टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये जो टेंशन है इसकी वजह से जो आपकी ये ब्लॉक्स है, ये कुछ एक्सेलरेशन वाला सिस्टम है, 2 किलो का नीचे जाएगा 1 किलो का ऊपर जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन निकाल ली तो 1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते हो, है ना। अगर आपका जो सिस्टम है उसको रेस्ट से रिलीज किया है, आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, तो आप 1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वहां से आपका वर्क डन आ जाएगा। सो ट्राई टू कैलकुलेट इट। मैम एक और क्वेश्चन था मैम, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट तो इक्वली होगी ना मैम? हाँ, जितना ऊपर एक ब्लॉक जाएगा उतना ही ऊपर दूसरा नहीं, उतना ही नीचे दूसरा ब्लॉक आ जाएगा। मैम सोचो ये क्वेश्चन कितना आसान है, तब भी मेरे पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए। अरे पेपर में नंबर क्यों नहीं आ रहे, मेरे को ये बताओ चलो अभी जाए। मैम मेरे पता नहीं मैम कितना, मतलब जैसे अभी मेरा स्कोर ना अच्छा चलो, जैसे अभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत आ रही हो? नहीं। मैम सही कह अच्छा रहा है सारे मैम, अभी क्या सब्जेक्ट्स में बिल्कुल है, सबके साथ हम यही हो हो रहा है नहीं क्या? पाते मैम, मतलब मेरे को मैम मैं पता नहीं क्या दिक्कत आई, हम क्वेश्चन हो नहीं पाते मैम, तो जब पेपर में आते हैं ना मैम, यहाँ अच्छा क्लास के अब नोट्स एक हैं, बार ना एक क्लास के काम नोट्स करना के सारे मुझे, क्वेश्चन कर लिए पर पेपर के नहीं हो रहे। चलो एक बार एक काम करना कि एक बार आप जो पेपर वाले क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे उनके सॉल्यूशंस देखना, उसके बाद मुझे बताना कि वो इजी लगे या फिर लगा कि हाँ वही सारे क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं डिस्कस मेरे कर रखे साथ हैं ये या फिर पंगा दिक्कत है। नहीं है, मेरे क्या? साथ ये पंगा नहीं है।
जैसे अभी सारे टेस्ट में, कल तक के टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा था, मतलब अगर हाँ आप 70%, 78 आया था मेरा हाँ परसेंटेज के हिसाब से, तो क्या होगा जो फाइनल पेपर होगा ना, जैसे अभी जो 23 को है मैम, उसमें देखा है मेरा स्कोर 10 से 45 से 50 पहुंच जाएगा, इतना बट गिर वाई? तो इतनी देखो, या तो फिर इसका तो मतलब ये है कि आप लोगों को जब छोटे छोटे टॉपिक्स के दिए जाते हैं टेस्ट, तब आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। फिर आपको जब बड़ा टॉपिक दे रहे हैं, 4-5 चैप्टर दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है। नहीं मैम, ये मेरे साथ ना पता नहीं बचपन से है, जैसे जब भी मेरे स्मॉल टेस्ट होते हैं मेरा स्कोर अच्छा रहता है, मतलब स्कूल में भी था कि अवंती गई, मतलब हमें तो ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, तो बैच स्प्लिटिंग का टेस्ट था, उससे पहले 2 टेस्ट हुए थे, एक तो ऑल ओवर दिल्ली हुआ था और एक स्कूल में हुआ था। स्कूल में मैं 13 था, मैं ऑल ओवर दिल्ली स्कूल सेकंड था, और चलो सोचो। बेटा, देखो मैं तो यही बोलूंगी कि थोड़ा अच्छे से अपनी रिवीजन करो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, जो चीजें आपके हाथ में, आप उन चीजों पर फोकस करो। टेस्ट के मार्क्स कैसे आएंगे वो आपकी परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व कर लोगे, जितने क्वेश्चन बुक्स में मिल रहे हैं वो सॉल्व कर लोगे, तो टेस्ट के क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जितना मुझे लगता है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो फिर आप टेस्ट के बाद वाले स्टेप्स लो। अब जैसे मैंने आपको अपना टेस्ट पेपर आपका जो इस बार आया था और जो सोल्यूशंस है वो भेजे हैं, एक बार फिर से टेस्ट पेपर पूरा का पूरा अपनी कॉपी में सॉल्व करो, और देखो कि आपने संडे में टेस्ट में कहाँ पे क्या क्या स्टेप्स में गलतियां करी। ठीक है, ये वाली चीज करोगे तो इससे आपका और बेटरमेंट होगी, इससे आपको और समझ में आएगा कि हाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैम ये सही है। अप्रोचिंग संडे को भी टेस्ट होगा, मैंने ये तो संडे आएगा। यस यस, इस बार ही तो बोल रही हूँ मेजर टेस्ट है। इस बार मेजर टेस्ट है ओके सारे सिलेबस वाला, जो अच्छे वाले जितने सिलेबस है। हाँ शिखा बेटा। मैम वो मैं जीवन ग्रुप में हूँ, तो उसमें मेरा जो नंबर था मैम उस वाले एक फोन सेकंड पे अनुज बेटा, शिखा को बोल देना तो उसके बाद आप बोल देना बच्चा। हम ठीक है जीवन शिखा ग्रुप में। बेटा। हाँ शिखा बेटा, आप एक काम करना, आप मुझे ना अपना नाम, अपना स्टूडेंट आईडी, सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक बार टेक्स्ट कर देना, अपना इशू भी टेक्स्ट कर देना कि नंबर चेंज करवाना है, वो मैं आगे सर को फॉरवर्ड कर दूंगी, वो चेंज करवा देंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चा। हाँ अनुज बेटा। मैम कह रहा था कि ना जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना बेटा मुझे एसओएससी आपकी का, आवाज क्लियरली नहीं आ रही। एसओएससी एडिशन क्लास। मैम वो 11th क्लास में एडिशन का एसओएससी का जो हाँ एंट्रेंस होने वाला था ना मैम, वो 20 को है। सो मैम फिर वो करना फिर ये। अच्छा, चलो मैं एक बार अपने जो बाकी टीम वाले हैं ना उनसे एक और बार मैम बात मेरा करती हूँ ना। बैलॉग बहुत जाती है। मतलब आई एम नॉट सो श्योर इफ द डेट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अभी बैकलॉग यार देखो, सब बच्चों को मैं बोल रही हूँ बैकलॉग अभी इस टाइम पे इकट्ठा मत करो। ठीक है, संडेज मिल रहे हैं अभी, तो हमारे टेस्ट भी देखो ऑल्टरनेट संडेज पे हो रहे थे अभी तक। उसके पहले आपका एक हफ्ते का ब्रेक भी था, उसके पहले आपकी पूरी समर वेकेशन भी चल रही थी। अभी तक तो आपके स्कूल शुरू नहीं हुए थे ना मोस्ट बच्चों के। तो अभी अपना बैकलॉग इकट्ठा अगर कर लिया है तो भाई थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके वो बैकलॉग क्लियर कर लो, क्योंकि अब सिलेबस जो है ना वो और थोड़ा तेज तेज चलना शुरू होएगा। अभी तक हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, आप लोग देखोगे, है ना अनुज बच्चा। मैम ये मैम सब टाइम पहले कम हार्ड मिलता चैप्टर थे, अब तो है इजी करें। आ गए हैं, अब तो जल्दी खत्म होंगे। हाँ, अब मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अब जो आपके हार्ड हार्ड चैप्टर्स है ना वो आ गए हैं, मतलब जल्दी खत्म नहीं होंगे, उनमें टाइम ज्यादा लगेगा। स्ट्रेच ज्यादा ठीक होगा। है। हाँ, तो चलो फिर मैम। अभी तक जितना बैकलॉग अगर इकट्ठा कर लिया है तो वो एक एक करके क्लियर कर लो। जितना जल्दी कर पाओ उतना जल्दी कर लो। चाहे आपको वीडियोस देखनी है वीडियोस देखो, आपको नोट्स देखने हैं नोट्स देखो। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। बट हाँ, वो क्लियर कर लो, बैकलॉग अभी इकट्ठा मत करो। फर्स्ट टर्म के यार 4-5 चैप्टर हो गए, इस टाइम पे बैकलॉग करोगे तो बहुत फंसोगे। मैम मेरा बैकलॉग नहीं है। मैम बैलॉग हाँ अनुज मतलब जो बच्चा। आप वीडियो अभी मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है मैम, बट हम्म। इसका रिवाइज करने का टाइम लगता है। देन मैम कल परसों होते ही मैम भूल जाता हूँ। यार ये भूल क्यों रहे हो? अच्छा आप मुझे बताओ, आप जब वीडियो देखते हो क्या आप नोट्स बनाते हो? मैम बना तो रहा हूँ मैम, बट खोल के नहीं देखता। नहीं, देखो वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो वीडियो देखना इज नॉट सफिशिएंट। वीडियो देख लिए, नोट्स देख लिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स जब आप लोग बनाओगे और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, भाई एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरुआत कर लो। जो मैंने मॉड्यूल डाल रखा है, जो हमारा अवंती का मॉड्यूल है, उसके क्वेश्चंस देखो। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, अपने कॉन्सेप्ट्स की फॉर्मूला शीट बनाओगे, तब क्लियर होएंगे बेटा। अगर आप वीडियोस देखोगे खाली या फिर खाली नोट्स देखोगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ऐसी जगह पढ़ी है जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि टीचर का रोल आपकी पढ़ाई में 30-40% रहता है, 70-60% बच्चों का खुद का रोल रहता है कि सेल्फ स्टडी कैसे हो रही है।
है ना बेटा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि मैम 2-3 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज स्टे नहीं कर पा रही। उसका रीजन ये है कि चलो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, अगर सपोज 2-3 दिन बाद मैं भी उस वीडियो को भूल जाऊंगी, बट अगर वो वीडियो देखकर मैंने कहीं पे लिख ली, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लिया, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तब फिर मैं नहीं भूलूंगी उस चीज को। और अगर भूलूंगी तो अपने मेरे पास नोट्स है, मैं फिर से उनको पढ़ के मुझे फिर से याद आ जाएगा। है ना अनुज बेटा। तो यही आप प्लान करो, इसी तरीके से एक बार 1-2 चैप्टर करने की कोशिश मैम करो। हम्म मैम जैसे कि मैम आप करवाते हो ना, मतलब मैं साथ साथ करता जाता हूँ, बट उसे रिवाइज करने का मैम टाइम लगता है। जैसे मैं करवाती हूँ आप साथ साथ करते जाते हो। अच्छा, तो बेटा रिवीजन का टाइम देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, आपने जितना मैंने करवाया वो आपने साथ साथ कर लिया। साथ साथ करने का क्या मतलब है कि आपने अपने नोट्स बनाए, खाली जो क्लास अटेंड करा वो तो सफिशिएंट नहीं है ना, अपने अपने नोट्स बनाए, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके साथ साथ में सॉल्व करें। फिर आपका जो भी डे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, जब थोड़ा सा आप फ्री हो, संडे को आपको खाली एक टेस्ट देना होता है, बाकी बच्चे हुए दिन आप फ्री होते हो, तो उस दिन अपने थोड़े से पुराने चैप्टर उठा के रिवाइज कर लिया करो। है ना, सैटरडे को आपकी रिवीजन क्लासेस होती हैं, सुबह का टाइम अगर आपका स्कूल नहीं होता तो तब थोड़े चैप्टर उठा के रिवाइज कर लिया करो। जब आपको टाइम मिल रहा है तब अपना टाइम यूटिलाइज करके वो जो चैप्टर्स है पुराने चैप्टर उठा के रिवाइज कर लो। अभी जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उस पर तो फोकस करना ही है, पुराने चैप्टर्स भी भूलने नहीं है। तभी हम लोग ये मेजर टेस्ट तरीके की चीज करवाते हैं, ताकि पुराने चैप्टर भी सब बच्चे एक बार अपने क्विकली रिवाइज कर पाए। ठीक है बेटा, चलो मैम ठीक है। चलो अब एक बार क्लास के थोड़ा सा बाद तुम मैम एक बच्चे और थोड़े क्वेश्चन से था रुक जाना, ठीक है। तुम्हारे को और मैम। थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए तो आप दे चाय दूंगी। पीते हाँ, हो? आप चाय पीते हो? चाय वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन करो, अभी 2 सुबह क्वेश्चन हुए हैं को बस। मैंने सोल्यूशन बता दिया, वो भी सही। अच्छा, हाँ मैम आपने बता दिया है, बाकी बच्चे बताओ। हाँ बेटा। मैम रिवीजन मतलब अगर हमें पहले चैप्टर्स की रिवीजन करनी है मैम इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो मैम पहले चैप्टर के जितने भी नोट्स में क्वेश्चन है और मैम जो टेस्ट हुए उनके क्वेश्चन कर लेंगे तो मैम वो काफी रहेगा यस यस, मोर देन इनफ है। हमको रिवाइज इस करने के पॉइंट पे लिए आप मैम हो उतना ही जाएंगे कर उसके। पाओगे रिवाइज। हाँ, उससे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जितने आपके टेस्ट के अभी तक हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जितने आप लोगों के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर लो। जितने आपके टेस्ट अभी तक हुए हैं वो भी आप रिवाइज कर लोगे, तब भी इट विल वर्क गुड। ठीक है, अभी तक आप देखोगे कि हमारी क्लास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपके टेस्ट में, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि सेम ही क्वेश्चन उठ के आ जाए, बट हाँ उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आता है, कोई बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आपके टेस्ट में वो रॉड वाला क्वेश्चन भी आया था, कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन भी आया था, वैसे सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करे, है ना। एक बार वो टेस्ट पेपर और उसके सोल्यूशंस देखो, तुम्हारे सारे आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये पुली वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे। नेट पुलिंग फोर्स कितनी है मैम इसमें नेट 10 न्यूटन है मैम। नेट पुलिंग फोर्स आपकी 10 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि मैम एक ब्लॉक आपका 2 किलो वाला ब्लॉक 20 न्यूटन से नीचे आएगा, और 1 किलो वाला जो ब्लॉक है वो 10 न्यूटन से ऊपर जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी। नेट पुलिंग फोर्स F विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज 10 न्यूटन। तो अब ये नेट पुलिंग फोर्स मेरे पास आ गई, एक्सेलरेशन निकाल लूंगी। एक्सेलरेशन हमने देखा था कैसे निकालते हैं, जो हमारी नेट पुलिंग फोर्स होती है, जो हमारी नेट पुलिंग फोर्स होती है डिवाइडेड बाय द टोटल मास, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है। अब एक्सेलरेशन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि मेरे डब्बे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मेरे डब्बे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो अब सपोज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेरी गुड, वही वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो अब मेरा एक डब्बा थोड़ा सा ऊपर चला गया और दूसरा डब्बा जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, दूसरा डब्बा जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। सो वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस कि अगर ये डब्बा पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पहुंच गया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, और अगर ये डब्बा पहले यहाँ था और ये यहाँ पहुंच गया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है। वी नो फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दैट बोथ ऑफ दीज डिस्टेंस शुड बी द सेम। तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में दैट सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो S की वैल्यू डायरेक्टली हाफ AT स्क्वायर आ जाएगी, which will be equal to what, S will be equal to half into 10/3, टाइम आपको 1 सेकेंड ही गिवन है, तो S की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5/3 मीटर्स। यस मैम। इज दिस पार्ट ओके?
ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो डिस्टेंस आया है, ये आपका एस का डिस्टेंस जो है वो आपका आ गया। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालने के लिए बना लो यार फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। टेंशन तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लोगे ना। ये आपकी टेंशन है, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन आई है, तो अगर मुझे यहाँ पर निकालनी है तो क्या मैं बोलूंगी, टेंशन माइनस इसका मास कितना है, इसका mg कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। टेंशन माइनस 10 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों को? यस मैम यस मैम आ रहा है। So that means that tension will be equal to tension minus mg मेरा है 10, mass into acceleration कितना है, mass 1 किलो है, acceleration 10/3 है, तो 10/3 है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 10/3। मैम 10 माइनस होगा नहीं, अच्छा आपने कुछ और किया, सॉरी 10 + 10/3 हो जाएगी, तो 40/3 आ जाएगी टेंशन। यस मैम Now we are having the tension and we are having the displacement. So let me draw this diagram thoda sa a little bit detailed. What is happening in this case is that my tension is acting in the upwards direction. Tension is acting in the upwards direction. And मेरा जो displacement आया है वो भी कुछ ऊपर की डायरेक्शन में ही आया है। सही बात है। अब ये जो दूसरा वाला केस है, उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर टेंशन मेरी ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बट डिस्प्लेसमेंट जो आया हमारा वो नीचे की डायरेक्शन में आया, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो आया वो हमारा नीचे की डायरेक्शन में है। जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट आई है वो हमारे पास कुछ नीचे की डायरेक्शन में आई है। तो यहाँ पर एंगल का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं 1 kg वाले ब्लॉक के लिए, ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, अगर हम 1 kg वाले ब्लॉक के लिए वर्क डन निकालते हैं तो 1 kg वाले ब्लॉक के लिए वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एस कॉस थीटा। टेंशन की वैल्यू आई है 40/3, एस की वैल्यू आई थी 5/3, कॉस थीटा आपका इस केस में हो जाएगा cos 0, क्योंकि टेंशन और जो एस है वो पैरेलल है। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 200/9। इज दिस ओके? यस मैम और अगर यही चीज तुम 2 kg ब्लॉक के लिए निकालोगे तो 2 kg ब्लॉक के लिए कितना आएगा? अब 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन और एस तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जब तुम वर्क डन निकालोगे तो टी एस कॉस थीटा जो है तुम्हारा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आया था मेरा, दैट केम आउट एज -200/9। एक बार देख लो, बताओ बाकी बच्चे भी अग्री कर रहे हैं या तो? मैंने दूसरे तरीके से किया था। आपने कैसे किया? मैंने मतलब सब कुछ चेंज किया, मैंने नेट फोर्स निकाल दी, टोटल मास निकाल दिया, एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस एक साइड में कितना, मैंने सेकंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किया था। मैंने उसकी एफवीडी बना दी और लिख दिया कि मैम जो एफ ब्लॉक्स पे टोटल फोर्स लग रही है ना, वो मैम वो जैसे 20 तो हमारा उसका मास था, तो 20 माइनस टेंशन इज इक्वल टू में हो गया कितना, 20/3। हाँ, तो वो तो आपने टेंशन निकालने की इक्वेशन दूसरी ले ली और कुछ थोड़ी चेंज किया है। वो तो आपने टेंशन, मैंने 1 kg वाले ब्लॉक के लिए टी निकाला है, आपने 2 kg वाले ब्लॉक के लिए निकाल दिया, वही सेम चीज, बाकी कोई थोड़ी डिफरेंस है, है ना। तो वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप किसी भी ब्लॉक के लिए निकाल लो। ठीक है यहाँ तक? मैम एकदम चलूं आगे? मैम पर आपने जवाब नहीं दिया सवाल का। कौन सा सवाल का? आप चाय पीते हो? हाँ मैं पीती हूँ चाय। बढ़िया बात है, मैं आपके घर आ रहा हूँ, एक चीज लेके। ठीक है, आ जाना। चलो, अब अभी तक जो हम केसेस पढ़ते आए थे देवर कांस्टेंट फोर्सेस। हमने बात करी थी कि ऐसी फोर्सेस के बारे में जो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। अभी हम बात करेंगे ऐसी फोर्सेस की जो वेरिएबल फोर्सेस है। वेरिएबल फोर्सेस का क्या मतलब होता है? वेरिएबल फोर्सेस का मतलब होता है, अभी जो हम फिलहाल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड आपका चेंज कर सकता है। सो लेट अस assume that force is a function of x। मतलब सपोज x एक्सिस में फोर्स आपकी मूव कर रही है एंड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब फोर्स आपकी डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है। अभी हमने बोल दिया कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, x एक्सिस के अलोंग ही हमारी फोर्स एक्ट कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप वर्क डन निकालोगे तब आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे यूज करोगे? सपोज आपकी जो बॉडी है
इनिशियली इट इज एट x1 और फाइनली आप अपनी बॉडी को मूव करके ले गए एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज x2। तो अब ऐसे तरीके के सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे आंसर? आप बोलोगे कि लेट मी कंसिडर एन आर्बिट्ररी स्टेट, ये मैं एक आर्बिट्ररी स्टेट कंसिडर कर रही हूँ जिसका डिस्टेंस था कुछ x के बराबर, और इस आर्बिट्ररी स्टेट से छोटा सा डिस्टेंस चेंज हुआ है, कुछ dx डिस्टेंस चेंज हुआ है, वहां पे मेरी फोर्स लग रही थी Fx। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि ये dx डिस्टेंस चेंज करने में कितना वर्क डन हुआ। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? dw छोटा सा वर्क डन विल बी इक्वल टू f डॉट dx। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो आपकी फोर्स है दैट इज फंक्शन ऑफ x, तो fx डॉट dx आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपको पूरे के पूरे मोशन में अपना वर्क डन निकालना है, सो यू विल हैव टू इंटीग्रेट। इफ वी वांट टू डिटरमिन द वर्क डन इन द एंटायर पोर्शन, तो आपको x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम x1 टू x2 इनिशियल टू फाइनल, f डॉट dx को आप इंटीग्रेट कर दो। इज दिस ओके? इज दिस ओके? मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं। अब मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज मैं आपको दे दूं कि मेरी जो फोर्स लग रही है, अभी तो मैंने बात करी 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, 40 न्यूटन फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब मैं आपको दूं मेरी फोर्स लग रही है x²। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ा है वैसे वैसे मेरी फोर्स हो रही है चेंज। तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में भाई? तुम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में क्या होता है, पूरे के पूरे रास्ते में तुम्हारी अलग अलग फोर्स लग रही थी, तो मैं f डॉट x तो डायरेक्टली लगा ही नहीं सकती ना कि पूरे रास्ते में जो फोर्स कांस्टेंट रही उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे तरीके में हम एक आर्बिट्ररी स्टेट कंसिडर करते हैं। ये सारी डेरिवेशंस का यही तरीका होता है कि सपोज तुम्हारा ब्लॉक इतने छोटे से डिस्टेंस से मूव किया, जो डिस्टेंस था तुम्हारा dx के बराबर। तो ये dx डिस्टेंस से मूव करने में कितना फोर्स इस ब्लॉक ने झेला, कितना इसने वर्क डन किया, वो हम निकाल लेते हैं छोटे से डिस्टेंस के लिए। सो वी से दैट दिस छोटा सा वर्क डन वाज फोर्स डॉट dx, वेयर dx इज द डिस्प्लेसमेंट। Now, if we want to calculate the total work done in this journey, then we will integrate from x1 to x2। जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल डिस्टेंस है, वहां से लेकर आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक उसको इंटीग्रेट कर दोगे, तब आपके पास आपका नेट वर्क डन आ जाएगा। इज इट ओके? यस यस मैम। ठीक है, इसी को आप कंपोनेंट फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हो, यही सेम चीज आप कंपोनेंट फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हो। सो लेट मी से कि मेरी एक फोर्स है, मेरी जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू सम fx i कैप प्लस सम fy j कैप प्लस सम fz k कैप। मेरी कुछ रैंडम फोर्स है एंड इट इज एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल, इट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जिस बॉडी पे ये एक्ट कर रही है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आई है बॉडी पे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज सम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो अब अगर आप यहाँ पर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो छोटा सा अगर आप वर्क डन निकालोगे, छोटा सा वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, f डॉट dr, f मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। So now if I want to integrate it and find out the final work done, तो इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, आप तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। जो भी आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यू विल इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज टर्म्स सेपरेटली। a से लेकर b तक fx dx, a से लेकर b तक fy dy और a से लेकर b तक fz dz। इज दिस ओके? इसके अभी एग्जांपल्स करवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, मैम ये वाली नहीं आई, सॉरी। ये वाली चीज समझ नहीं आई बेटा। अब मैंने क्या बोला, सपोज मैं आपको एक फोर्स दे रही हूँ विच इज x² i कैप माइनस y² j कैप। इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि वर्क डन मुझे बता दो फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक। अगर मेरी बॉडी 0 0 पे थी, उसको मैंने मूव कर दिया 2 2 पे, तो कितना वर्क डन हुआ मुझे बता दो। कैसे बताओगे? अब वहां पर जो तरीके हमने अभी तक पढ़े हैं वो तो काम ही नहीं करेंगे ना। यहाँ पर तो मेरी वेरिएबल फोर्स है और आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट में गिवन है, तो कैसे बताओगे? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये वाले क्वेश्चन, ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला जो कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेरिएबल फोर्स गिवन है।
तो उसमें यूज करने का क्या मतलब है, अब आपको एफ डॉट डी आर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एफ डॉट डी आर जब करते हो तो आपके पास बेसिकली एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, आई कैप वाला कॉम्पोनेंट, जे कैप वाला कॉम्पोनेंट आएगा एफ वाई डी वाई, और के कैप वाला कॉम्पोनेंट आएगा एफ जेड डी जेड। इसको ना एग्जाम्पल को ले ही लेते हैं। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड एंड लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम। यस, क्या एग्जाम्पल लिखा था मैंने, फोर्स हमारी कितनी थी, सपोज एक्स स्क्वायर वाई है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई क्यूब जे कैप, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वर्क डन बताओ फ्रॉम 0 से लेकर, अगर मैंने किसी बॉडी को मूव कर दिया है 1 पे। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं आपको क्या बोलूंगी कि छोटा सा वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे तो छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, विच विल बी इक्वल टू आई कैप की जगह डी एक्स डाल दो, जे कैप की जगह डी वाई डाल दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई। अब अगर मुझे नेटवर्क निकालना है, मुझे इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, सो आई हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, कहां से कहां तक, एक्स की लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर 1 तक चेंज हो रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक, माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई क्यूब डी वाई, वाई की लिमिट क्या है, वो भी 0 से 1 तक जा रहा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो वाई भी 0 से 1 तक जा रहा है। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, है ना। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, ये y तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, y की तो यहाँ पे कुछ महत्व नहीं है, x को अगर इंटीग्रेट करूंगी तो x क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, तो I will get what, I will get y x क्यूब अपॉन 3, y x क्यूब अपॉन 3, 0,0 से लेकर 1,1 तक कर रहे हो, ठीक है। I will get y x क्यूब अपॉन 3 यहाँ पर माइनस वाई क्यूब को इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y4 अपॉन 4, और यहाँ पर जब मैं ये लिमिट डालूंगी तो y और x तो दोनों मेरे फाइनल वाले 1 है, इनिशियल वाले 0 है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 माइनस 1/4, ये कितनी हो जाएगी, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 - 3 1 अपॉन 12 जूल्स। समझ में आया? जानते हो मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता। अरे यार, तो अभी जब मैथ्स के बिना नहीं चल पाएगा काम, कर लो सबसे पहले वही रिवाइज, इंटीग्रेशन और मेरे को वेक्टर्स डिफरेंशिएशन अच्छे से आते तो दिक्कत नहीं, मैं कर लूं, टेंशन कर लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर्स मैथमेटिकल टूल हमने तभी स्टार्टिंग में करवाए थे कि बच्चे को रिवाइज कर ले। देखो मैं समझ में आई? फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल में क्या क्या आता है, मेरे को एफबीडी अच्छे से आता है, मेरे को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, मेरे को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मेरे को कंपोनेंट निकालना आता है, वो सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं आता है, जो ढंग से नहीं आता है, वरना मेरे को तो इंटीग्रेशन भी फिर ऐसा ही है ना, फिर तो इंटीग्रेशन भी सीख लो, फिर कुछ बचा ही नहीं, सारी चीजें तो आई गई, भी मार्क्स ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ सबसे पहले, ये क्वेश्चन की एप्लीकेशन समझ में आई हमें? हाँ, ये तो समझ आएगी क्या किया आपने। अब चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। एरिया एंड अब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यस, अब अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है कुछ r, ये आपकी फोर्स है कुछ f, आपको कुछ भी रैंडम ग्राफ गिवन हो सकता है, जरूर थोड़ी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, कुछ आपकी वेरिएबल फोर्स है, होगा ना मैम, इस तरीके से आपकी फोर्स है। हाँ, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे वर्क डन निकालने के लिए? इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन तो एरिया निकालने के लिए, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? नहीं, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया ही तो निकालना है, अच्छा एरिया यस मैम, एरिया निकालना है ना, एरिया ही तो निकालना है तुम लोगों को। तो हमें पता है कि वर्क डन की वैल्यू हमारी कितनी होती है, अगर ये मेरा कुछ r1 है, ये मेरा कुछ r2 है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 से लेकर r2 इंटीग्रल ऑफ f डॉट dr, है ना, यही तो हो जाएगा वर्क डन। सो दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। इज दिस ओके? ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कर्व की वैल्यू गिवन है तो आप कर्व के अंदर वाला जो अपना एरिया है वो निकाल लो, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन। क्लियर है बच्चों? आप थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। चलो, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। मैम हाँ बेटा, चलो मैम 23 तारीख के बाद हो सकता है मेरा बाय बाय हो जाए। अरे यार बोल तो रही हूँ, बच्चों में अभी बात करती हूँ तुमसे क्लास के बाद थोड़ी देर, 5 मिनट और।
तुम्हें थोड़ी सी और मोटिवेशन देंगे क्लास के बाद, मैं बता रहा जिस हूँ मैम, बच्चे को चाहिए रुक आखिरी जाना। हफ्ता, मेरा आखिरी हफ्ता है आपके साथ, उसके बाद मेरी स्टैंड अप कॉमेडी आपको नहीं मिलेगी। हाँ ओ हो, लिख लो भाई अभिजय के सारे जोक्स लिख लो सब बच्चे, फिर ऐसे क्लास में एंटरटेनमेंट के लिए सब बच्चों का नंबर आएगा। अभी मिला नहीं मैं भी। हाँ नहीं, अभिजय ऐसे हमारे ग्रुप में एडेड है, वहां पे भेजता रहेगा फिर जोक्स। अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार, सब चिल करो थोड़ा सा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इतनी चीजें, अभी एक हफ्ता है, एक हफ्ते में तो अगर हर दिन एक एक चैप्टर भी कर लो तब भी निपट जाएगा काम। मैम इस मेरे को ना बहाना टेस्ट मारना के नहीं बाद आता। सारे हम्म। मेरे साथ सबसे बड़ा रोना ये है ना कि मेरे स्कूल में ना, मैं सच बताऊं, अवंती पीछे, मतलब आप लोग पढ़ाते हो, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हो स्कूल में भी, पर ना स्कूल का वो 6 घंटा ना मेरे को पता नहीं क्यों वेस्ट लगता है कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, क्योंकि अवंती के अलावा नहीं कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, सच देखो बताओ। बेटा कुछ ना वेस्ट नहीं है, ये चीज को मैं वेस्ट नहीं बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी कि अच्छा है आप लोग पढ़ ही रहे हो। तो मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कि स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो डोंट थिंक दैट इट इज अ वेस्ट। अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल में बैठे हो, तो एटलीस्ट वहां पे पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, चाहे टीचर से समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, क्वेश्चन करवाएगा तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे तुम लोग सॉल्व। तो कुछ ना कुछ करते रहा करो स्कूल में जाकर भी, ये मत सोचो कि 6 घंटे वेस्ट हो गए, बहुत बड़ा टाइम होता है 6 घंटे का। मैम यस मैम, वही तो पंगा मैम। जैसे अभी आज मैं बताऊँ, हमें आनंद मोहन सर पढ़ाते हैं हम्म। और केकेटी सर भी पढ़ाते हैं और एक मैथ्स के नेचर है। हम्म। अब मैम हमारा मतलब फर्स्ट अवंती के लास्ट के फर्स्ट शुरू के और लास्ट के 2 पीरियड लगते वो नहीं लगे। अच्छा। मतलब मैं तो एब्सेंट था, अच्छा। बच्चे ने बताया कि नहीं लगे। मतलब अच्छा। पहले फिर बीच में भी पढ़ाई नहीं है पूरी। तो मैंने तो चलो वेक्टर के क्वेश्चन किए थे हाँ। कुछ, अब जो गए मैम उनका वेस्ट हो गया। बच्चे फोन करके कह रहे अरे भाई मैं कल नहीं आऊंगा, कोई कहता है ये। अच्छा चलो देखो बेटा, वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी हो या फिर टीचर्स को क्लास नहीं मिली हो, कुछ भी रीजन हो सकता है उस चीज का। तो बट ठीक है, दैट इज नॉट देयर एवरी डे। स्कूल तो जाना ही पड़ता है ना, स्कूल कैसे मिस कर सकते हैं इतना लंबा लंबा। हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं था स्कूल मिस करने का। अब ये आप क्वेश्चन लोग सॉल्व भी करो और ये बताओ कैसे करेंगे। अब ना ऐसे क्लास के लास्ट के 5 मिनट बचेंगे बातें करने के लिए, तब तक हम ऐसे डिसेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो बताओ ये वाला कैसे सॉल्व करोगे। मैम मुझसे मत पूछ, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता। कल कल पूछना पक्का, कल पक्का सारे ठीक है, बताऊंगा। कल तक इंटीग्रेशन सीख के आएगा ये अभिजय, बाकी बच्चे बताओ तब तक। ये वाला सिंपल है, यहाँ पे खाली आई कैप वाला कंपोनेंट है तुम्हारा, तो खाली एक्स वाली डायरेक्शन में तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, जो भी तुम्हें निकालना है। एक ही इंटीग्रेशन बनेगी। आपको गिवन है दैट फोर्स हो जाएगी तुम्हारी, कितनी गिवन है फोर्स, 0.5x प्लस 10 आई कैप। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे छोटा सा वर्क डन लिखना है, तो छोटा सा वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स ही तो आ जाएगा वर्क डन, खाली एक्स का ही कॉम्पोनेंट है यहाँ पर। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैम 22 जूल आएगा क्या? 22 नहीं 21 आ रहा है, एक बार चेक करो कहीं गड़बड़ करी है। 0.5x प्लस 10 dx, यही आया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो बस इंटीग्रेट करने वाली चीज रह गई ना। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, देन आई हैव टू इंटीग्रेट। लिमिट्स क्या लगाओगे, 0 से लेकर 2 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो 0 से लेकर 2 तक किसको इंटीग्रेट करोगे, 0.5x प्लस 10 को dx के टर्म्स में आप इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट करके बताना क्या आंसर आएगा। व्हेन आई इंटीग्रेट दिस व्हाट विल आई हैव, I will have 0.5 upon 2 multiplied by x square from 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, plus 10x from 0 to 2. This is what I will have. यस मैम। स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पॉज है क्या। यस मैम। अभी आ गई बेटा, आज बड़े बड़े टाइम बाद पॉज हुई। यस मैम। आज ऐसे पूरी क्लास में पॉज नहीं हुई, तो ऐसे हालेलुया। तो चलो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10x, तो मतलब 10 इंटू, हाँ 20 आ जाएगा ना। हाँ तो नहीं सही आया फिर तो आंसर, मैंने अपनी कॉपी में गलत लिख रखा होगा। नहीं, 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 प्लस 20 हो जाएगा ना ये। सही है, वर्क डन की वैल्यू 21 जूल्स। इज इट ओके गाइस। यस मैम, मैं अपन में 2 ही नहीं हाँ मैंने लगाया। वही बोला कि कहीं गड़बड़ करी है, छोटी सी गड़बड़ करी होगी बट करी है, तभी ना वो मतलब छोटा सा ही आंसर में वेरिएशन आया है। चलूं आगे।
मैं मेरे Yes, ma'am. को उसके बाद बता दो मैम, ब्लू कलर में जो है डब्ल्यू उसके बाद। अच्छा ब्लू कलर, बेटा जो ब्लू कलर में है वो इंटीग्रेशन वाला स्टेप है। अब आपको यार डीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है, डीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है कि आपको एक छोटा सा वर्क डन की वैल्यू आ गई, तो पूरा का पूरा टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो इंटीग्रेट हमें कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2 तक। अब आपने इंटीग्रेट किसको किया है, जो आपके पास ये एफ डॉट डीएक्स का एक्सप्रेशन आया, जो छोटे से वर्क डन का एक्सप्रेशन आया, मतलब 0.5 एक्स प्लस 10 डीएक्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करते हो, एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है, कांस्टेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 0.5 एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया है, 0 से लेकर 2 तक की लिमिट लगा दी। और 10 को इंटीग्रेट करोगे तो 10 आपका एक कांस्टेंट है, एक्स आ जाएगा खाली आपके पास, 10 एक्स को डिफरेंशिएट करते तो 10 आता है ना, तो 10 को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आएगा, है ना बेटा। तो उसमें आप लिमिट लगा दो अब 0 से लेकर 2 तक की। अब जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तब आपके पास 21 आंसर आएगा, 0 पुट करोगे तो फिर आपका दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, स्लाइड कुछ दिखाऊं? नहीं मैम, कुछ नहीं, नहीं मैम, नहीं कोई। नहीं, क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। चलो हम आगे चलते हैं। राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बस यहाँ पर कोई टर्म डिफरेंट है। सो नाउ ट्राई टू कैलकुलेट दिस। मैम एक क्वेश्चन और था क्या? मैम, अब से सारे टेस्ट रेगुलर होंगे? बेटा ये चीज मैं कंफर्म करके बताऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली सारे टेस्ट अभी रेगुलर तो नहीं होंगे, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। मैम जो मेजर ओके मैम। टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा? ये भी मैं आपको पूछ रहा हूँ, जितना मुझे पता है कि सेम ही रहना चाहिए, जितना अभी तक आपका आता है ना उतना ही सेम रहना चाहिए। अगर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा तो गिव मी 1 और 2 डेज, आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, मुझे ओके मैम। वेडनेसडे तक का टाइम दो, तो मेरे पास टेस्ट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को तब इन्फॉर्म करूँ। ठीक है, तब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब बच्चे। बताओ बच्चों, आंसर आया? मैम 3.5 जूल। वेरी गुड, 3.5 इज द राइट आंसर। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। गुड जॉब बेटा। चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको फोर्स जो है वो कितनी गिवन है, 2 + x, और आपको बोल रखा है कि वो x डायरेक्शन में ही है, तो मतलब आई कैप ही होएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर आप छोटा सा वर्क डन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + x dx, right? So now we can integrate this for to find out the total work. If we want to integrate this, what will we get? Work done will be, मैम स्क्रीन पॉज हो गई ना था। अच्छा यस मैम, आ गई। आ गई बेटा। तो 1 से लेकर 2 तक हमें लिमिट्स गिवन है, 2 + x dx को इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप 2 को इंटीग्रेट करोगे आपके पास आएगा 2x, और अगर आप हाँ x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x²/2। x²/2। दोनों में आपको लिमिट लगानी है फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। तो अब ये लिमिट लगाने का क्या मतलब है,
2x में सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करो तो आपके पास आ जाएगा 4, फिर x की वैल्यू 1 पुट करो आपके पास आ जाएगा 2, सो यू विल हैव 4 - 2 प्लस अब x स्क्वायर में यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे x स्क्वायर में 1 की तो आपके पास आ जाएगा 1, तो 4 - 1/2 कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 + 3/2, है ना। तो मतलब आपका 2 + 1.5, सो यस 3.5 जूल्स इज द राइट आंसर। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, सिंपल था ये वाला पार्ट भी। चलो अब ये वाला देखो, इसको कैसे करोगे, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ये भी सिंपल वही इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। Try to solve this question now. सेम तरीके से सॉल्व होएगा, बस इंटीग्रेशन वेरी कर सकती है, बाकी सब कुछ सेम है। बहुत बुरा लग रहा है ये जान के कि जो सबको आती है वो मुझको नहीं आती। कुछ नहीं होता बेटा, कर लेना, आप भी कर लेना। फिर बात करो इंटीग्रेशन में आपको अगर डिफरेंशिएशन आती है तो इंटीग्रेशन मुझे में नहीं टाइम आती। लगेगा। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती सीख लो भाई, ये ऐसे 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 भाईचारा मत बनाओ, दोनों के दोनों सब सीखो। हम कल देखना मैम। हाँ मैम, कल देखूंगी, तुम दोनों को देखूंगी मैं 24 कल। घंटे 12-13 घंटे का सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, इसमें कल भी छुट्टी मैं मारूंगा तो हाँ मेरा हो जाएगा। कल की छुट्टी अगर मारेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई नहीं पढ़ के आएंगे इंटीग्रेशन। मेरी एक बार बताओ 6 घंटा में गलत बात है। नहीं कुछ नहीं होता। इसका बताओ आंसर क्या निकलेगा? 10 से इसका आंसर निकलेगा इंटीग्रेशन से। यार इसका आंसर देखो वही सेम सब कुछ है, कुछ ऐसे है नहीं इसमें भी। वर्क डन निकालने तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इंटीग्रल ऑफ f dx आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट एज माइनस, आपका बाहर आ गया k/x² dx। तो अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ k इंटू x⁻² dx। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -k x⁻² + 1, नहीं हाँ सही तो है, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। यहाँ पे लिमिट भी आप लोगों को गिवन है कितनी, a से लेकर 2a तक, a से लेकर 2a तक। तो यहाँ पर भी हम a से लेकर 2a तक की लिमिट लगा दें। तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस से माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो आई एम गेटिंग k/x, आई एम बेसिकली गेटिंग k/x, और लिमिट कहाँ से है, a से लेकर 2a तक। तो एक बार ये लिमिट अगर मैं लगाऊंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, k/2a minus k/a। So in this case my work done comes out to be minus k/2a, and that is my final answer. Is this also okay guys? यस मैम। ठीक है, जिन बच्चों को Yes, इंटीग्रेशन ma'am. याद है उनके सही है, जिनको याद नहीं है उनको बता देती हूँ। इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx आपके पास आता है x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पर आपके पास x की पावर -2 थी, सो दैट इज व्हाई वी गॉट x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, मैम, चलूं आगे। मैम एक बार हाँ बेटा, इंटीग्रेशन के लिए मैम एक बार रिवीजन क्लास रख लीजिए मैम इंटीग्रेशन के लिए। चलो ठीक है, प्लान कर लेंगे रिवीजन क्लास इंटीग्रेशन की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर एक दिन किसी क्लास के अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में इंटीग्रेशन रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, सब बच्चों का भला हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आज की क्लास का तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन है, फिर सोने चले जाना। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा मैम है। एक बार प्रीवियस पे आ जाओ एक बार। अच्छा, अब वो वाला क्वेश्चन सब बच्चे कर सकते हैं, जिसको इंटीग्रेशन याद नहीं है, नहीं आती, वो भी कर सकता है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो वाला इजी है, ये वाला हो गया, वो टर्न डाउन कर लिया। यस मैम। चलो वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। -2 से लेकर 0 तक कितना वर्क डन हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक कितना वर्क डन हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना है।
मैम वर्क डन ऐड हो सकता है? हाँ, पर आपको ऐड नहीं करना, 0 से लेकर 2 तक निकालना है और -2 से लेकर 2 तक निकालना है, मतलब -2 से 0 तक और 0 से लेकर 2 तक निकालना है, ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैम 20 हो रहा है ना दोनों में? दोनों में 20 हो रहा है, ठीक है। -2 से लेकर 0 तक में कैसे निकालोगे भाई? -2 से 0 तक ना एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ आई एम लुकिंग एट द ए पार्ट, then my displacement is along the positive x-axis. Displacement is along positive x-axis. Can you guys see that? यस मैम। ठीक है, बट हमारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, बट जो हमारा फोर्स लग रहा है, फोर्स तो हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, फोर्स तो हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन विल बी एरिया अंडर दिस कर्व ओनली, वर्क डन तुम्हारा एरिया अंडर दिस कर्व ही आएगा, बट वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो वर्क डन की वैल्यू जब निकालोगे कितनी आएगी? -12 इंटू 2 इंटू 10, मतलब -10 जूल्स। इज दिस ओके? ठीक है। और सेकेंड पार्ट में जब आप निकालोगे तो सेकेंड पार्ट में अब आप मैम देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव भी दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, यस मैम। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो आपकी टुवर्ड्स पॉजिटिव मैम, एक्स एक्सिस got है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी जा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है ना, -2 से 0 की यस तरफ मैम जा रहे हो क्लियर है। ना। ठीक है, अगर आप 0 से -2 जा रहे हो तो तब आप चलो ले लेते हो उसको भी नेगेटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आप -2 से 0 जा रहे हो। अब अगर आप 0 से लेकर 2 तक देखो तो 0 से लेकर 2 तक आपकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है, फोर्स भी आपकी इंक्रीज कर रही है, दोनों आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो इन दिस केस आपका जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो हाफ इंटू अगेन एरिया अंडर द कर्व, हाफ इंटू 2 इंटू 10, बट आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 10 जूल्स। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? ठीक है, ये आपका ये वाला वर्क है। तो इतना ही करना है बच्चों आज की क्लास में। अब अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर जाएंगे, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सीखेंगे, और दूसरी चीज जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो और इम्पोर्टेंट है, एनर्जी वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं।